हे गाइस, तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एनएम अकेडमी में। तो आज मैं आपको 6th क्लास के हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर समझाने वाला हूँ। और ये सीरीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 से 20 मिनट में आपको पूरा लेक्चर आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या होता है इस चैप्टर में। तो मैंने शॉर्ट पॉइंट बना दिए हैं, और अगर आप इसको एक बार सुनते हैं उसके बाद आप अगर रीड करते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 बुक का, वाट वेयर हाउ एंड वैन। कि हमारी अतीत एक बुक है हमारी, पार्ट फर्स्ट 6 क्लास में चलती है। पहले मैं आपको थोड़ा बुक के बारे में बता देता हूँ। हमारा अतीत एक बुक है जो पार्ट फर्स्ट जो है आवर पास्ट, हम इंग्लिश में ओवर पास्ट को कहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप हिंदी मीडियम के तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो पार्ट फर्स्ट आपकी चलती है 6 क्लास में, पार्ट सेकंड आपकी 7th में, और पार्ट थर्ड आपके 8th में। ऐसे इसमें चलता है, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट जो है उसमें आपका एंशियंट कवर करा जाता है, एंशियंट टाइम का। उसके बाद मिडिवल पार्ट सेकंड में, और पार्ट थर्ड में आपका मॉडर्न, है ना। तो इस तरह से आपको पूरा एक कह सकते हैं इस किताब से पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला कि इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है। आवर पास्ट के फर्स्ट चैप्टर वाट वेयर और हाउ एंड व्हेन में। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट पेज में आपको एक बात देखने को मिलेगी। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हमें हिस्ट्री को समझना क्यों ज़रूरी है। हिस्ट्री हमारे लिए बहुत, हिस्ट्री पढ़ना और समझना क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस क्या है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसके पीछे रीज़न यही था केवल कि जो पहले के लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस तरह के उनके घर थे, है ना। और किस तरह के वो पहले के किस क्या वो शिकारी थे, क्या वो उन्होंने एग्रीकल्चर कब लैंड स्टार्ट करा, एग्रीकल्चर करना कब स्टार्ट करा, उन्होंने किस तरह से व्यापार को एक जरिया बनाया अपनी कमाई का, किस तरह से पहले के समय के आर्किटेक्चर हुआ करते थे, पहले समय का म्यूज़िक वगैरह, ये सब चीज़ जानने के लिए हम हिस्ट्री को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पहले हम बात करेंगे, एक आपको मैप दिखेगा पेज नंबर सेकंड या थर्ड पर है, जिसमें आपका मेनली कुछ रिवर्स को शो करा गया है, कुछ पहाड़ियों को। तो इसमें से मेनली जो जगह है वो ये इसमें दिखाना चाहता है कि कहाँ कहाँ से आपके लोगों का रहना कहाँ स्टार्ट हुआ, एरिया ऑफ लिविंग कहाँ से शुरू हुआ। तो हम पहली बात करते हैं नर्मदा। नर्मदा रिवर, आप मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, है ना। मैं अगर आप चाहूँगा तो मैंने जो नोट्स बनाए वो आपको इसके अंदर पिक भेज दूँगा। तो गूगल ड्राइव के थ्रू आप नीचे से आप लिंक में आपको गूगल ड्राइव मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं और अच्छे। तो नर्मदा रिवर जो है उधर क्या हुआ, किस तरह से शिकारी और यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो नर्मदा रिवर में जो लोग रहते थे यहाँ पे जो नर्मदा रिवर के किनारे, उनका क्या था, उनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे। पहले तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेड़ों को समझ लिया अच्छे से कि कौन सा पेड़ किस तरह के काम में आ सकता है। जैसे कि आपके वहाँ पर कुछ पेड़ जो है जड़ी बूटी के रूप में काम में आ सकते हैं, तो उनको पता चला कि ये बहुत अच्छा पेड़ है, जड़ी बूटी में काम हो सकता है। इसके अलावा जैसे कुछ पेड़ हैं जो स्पेशली आप पॉइजनस हो सकते हैं, है ना। तो वो भी एक होते हैं पेड़ हैं, ठीक है। तो उनको पता चला कि ये पेड़ शायद तक हमारे लिए जंगली हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं, और कौन से पेड़ से उनको खाना मिल सकता है, ये चीज़ें उन्होंने जान ली अच्छे से। तो उन्होंने कह सकते हैं हम जंगल को बहुत अच्छे से समझ लिया था। सेकंड चीज़ इसमें ये था कि पहला तो हम ये समझ सकते हैं पादपों की अच्छी समझ उनको होती है कि पादप और प्लांट्स में इंग्लिश को भी बहुत अच्छे लेकर चल रहा है। इसमें प्लांट्स की पूरी नॉलेज हो गई थी, ठीक है ना, है ना। इसमें इनको जानकारी हो गई थी, पादपों की अच्छे से जानकारी हो चुकी है, उन्हें जानकारी हो गई थी। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि ये लोग जो थे ये हंटर्स हुआ करते थे, हंटर्स। शिकार करना इनको पसंद था, शिकार भी करते थे ये लोग, शिकार भी इनका करने का काम था। इसके बाद आप देखेंगे कि नर्मदा, आप नर्मदा चेक करें, नर्मदा कहाँ है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा चीज़ है, वरना आजकल बहुत से ऐप आ चुका है, इसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। तो नर्मदा रिवर आपको चेक करनी होगी। नर्मदा रिवर के बाद आप देखेंगे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये कहाँ पर है, ये देखिए नर्मदा तो हमारे इंडिया में पाई जाती है नर्मदा रिवर, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एमपी की साइड आपको मिल जाएगी, है ना, समझ गए, एमपी की साइड ना। आपके ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, ये कहाँ मिलेगी आपके आपके इंडिया का मैप है
है ना। ये आपका पाकिस्तान आ गया, और ये पाकिस्तान के इधर इधर ये आपको ये पहाड़ियाँ मिलेगी, मतलब अफगानिस्तान की साइड में, ठीक है। अफगानिस्तान की साइड में एक बात और आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि जो अफगानिस्तान है उधर से बहुत अच्छी हींग मिलती है। ये चीज़ थोड़ी सी कॉमन सेंस की, काबुल की तरफ से बहुत अच्छी हींग आती है, तो ये मुझे बहुत अच्छे से मतलब पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सुलेमान सुलेमान और किरतल पहाड़ी है ना, ये जो है किरतल पहाड़ी, सुलेमान और किरतल पहाड़ी है। यहाँ पर क्या है, पहली बार गेहूं की और जौ की खेती हुई। गेहूं है ना, वीट की और जौ, ओट्स। तो वीट का एक अगर आपको कॉमन चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप छोड़कर इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं। तो वीट का कॉमन नाम क्या होता है, वीट का नाम बोलते हैं ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, TRITCUM एस्टिवम। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी आप बॉटनिकल नेम अगर आप पढ़ते हैं तो बॉटनिकल नेम में जीनस हमेशा अंडरलाइन होता है। ये चीज़ आपकी कॉमन की चीज़ है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तब भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बॉटनिकल नेम है, और जौ का इसका नाम है एवेना सटाइवा। ये शॉर्ट है, ये बड़ा है, ये फर्स्ट प्लेट बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है ना, इसमें ऐसा और लिखते हैं। तो ये अगर आप बॉटनी के हैं तो मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। तो एवेना सटाइवा। तो सुलेमान और सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है, यहाँ पर भी लोग रहते थे, तो वहाँ पर लोगों ने चावल की और जौ की खेती करी, है ना। इसके अलावा तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपकी विंध्य पहाड़ियों के बारे में। विंध्य पहाड़ियों के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखिए मेजरली हमको कहाँ कहीं लोगों को मिलने आवाज़ को मिला, वो आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पहाड़ियाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ से समझ लीजिए, और मैं इंग्लिश में आपको पूरा अच्छे से बताऊँगा। विंध्य पहाड़ियाँ कितना समझ आ रहा होगा अच्छे से आपको ना, कोई दिक्कत होगी नहीं उससे। विंध्य पहाड़ी उनसे, तो विंध्य पहाड़ियाँ है और गोरा पहाड़ियाँ, गोरा पहाड़ी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक ही आया है, ठीक है, एक ही मात्रा। तो यहाँ पर राइस जो होता है, चावल, चावल पहली बार उगाए गए गौरा, विंध्या और गौरिया पहाड़ी पर चावल पहली बार उगाए। जो यहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पर पहली बार लोगों ने चावल उगाए, है ना। और चावल का बॉटनिकल नेम क्या होता है, चावल का बॉटनिकल नेम है ऑरिजा सटाइवा, ठीक है ना। तो ऑरिजा सटाइवस का नाम होता है बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा नॉलेज रहता है, ठीक है ना। इसके बाद ये बहुत मेजर क्वेश्चन है कि आपका जब पहली एंशियंट टाइप में सबसे पहले चावल कौन सी जगह उगाया गया, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, विंध्य और गोरा की जगह, विंध्य और गोरा, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु रिवर, सिंधु रिवर, सिंधु नदी, है ना। जब सिंधु नदी की बात करते हो तो आप एक बात आपको दिमाग में आनी चाहिए कि सिंधु नदी पहले कहाँ है, सिंधु नदी थी कहाँ। तो ये इंडिया है, ये राजस्थान, मैंने थोड़ा मैप थोड़ा गलत बना रहा हूँ, आप गलत मत समझिएगा, मैंने आपको केवल एक दिमाग में आइडिया डालना चाहता हूँ। तो ये पाकिस्तान है ना। तो यहाँ पर जो नदी जैसे बहती है ना, ये सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी के यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु नदी में जो लोग यहाँ रहते थे उनकी भी, सिंधु नदी की भी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी से भी सहायक नदियाँ निकलती हैं। तो सहायक नदियों को याद करने का तरीका मैंने बहुत अच्छा निकाला है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें से 4 सहायक नदियाँ निकलती हैं। इसके लिए आपको सिंपल से एक लाइन याद करनी है, जैक, चैक, रोमांटिक, स्पॉट, जैक, जैक, रोमांटिक, स्पॉट। अब ये जे से क्या है, झेलम, सी से क्या है, चेनाब, आर से क्या है, रवि, और एस से क्या नाम है, ऐसे सतलुज।
तो यहाँ से है झेलम, सी से कौन सी होगी, सी से कौन सी हो सकती है आप बताओ। आपको मैंने भी नाम याद करा, झेलम, चेनाब, चेनाब याद नहीं है ना, तो याद आ जाएगा चेनाब। आर, आर से कौन सी नदी याद आ रही है देखिए। और एस, एस से कौन सी नदी याद आ रही है, सतलुज। तो इस तरह से ये आपकी मेन नदियाँ निकलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गंगा की भी। गंगा रिवर्स के किनारे भी लोग रहे हैं, तो गंगा की भी आपका मेनली मेजरली जो पार्ट है यहाँ पे वो भी सहायक नदियाँ हैं, है ना। तो सहायक नदी पहले होती क्या है, आपको अगर नहीं पता है तो सहायक नदी होती है। सहायक नदी वो नदी होती है जो बाद में बड़ी नदी में मिलती है ना, जो बड़ी नदियों से बाद में मिलती है। तो क्या करती है, नदियाँ यहाँ से आती है, देखिए इस तरह से निकलती है ना। तो ये बाद में आकर ही सिंधु में मिलती है, क्योंकि झेलम है तो झेलम आ रही है, झेलम के बाद है आपकी चेनाब, सतलुज, रवि वगैरह जो भी आ रही नदियाँ वो बाद में आकर सिंधु से मिल रही है, मतलब बड़ी नदी से। तो गंगा रिवर का भी एक बहुत छोटा सा आंसर है कि सोना, चंबल के डाकू यमुना ले गए। ये लाइन मैंने सही से लिखी नहीं है पर आपको बता दूँ, सोना चंबल के डाकू यमुना ले गए। तो सोना से, सोना रिवर इसके अंदर जुड़ती है, चंबल रिवर इससे निकलती, इसकी सहायक नदी है, और एक यमुना रिवर। तो सोना, चंबल और आपकी यमुना, तो ये इसके भी 3 रिवर्स की सहायक नदियाँ हैं। तो हमने देखा कि मेजरली यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, हमने बहुत ही कॉमन पॉइंट्स को लिखा है जो कि आपके मेजरली काम आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो पहले के लोग थे, है ना, उनका मतलब किस तरह से भारत का नाम पड़ा, है ना, और किस तरह से पहले के लोग हिस्ट्री को लिखते थे, किस पे लिखते थे। तो ये सारा इस चैप्टर में कवर होने वाला है। तो देखिएगा, एक कॉमन से मैंने आपको बात बोली थी कि एक मगध शहर है, मगध शहर है, ठीक है ना। तो ये किनारे बसा हुआ है मगध शहर। तो मगध शहर जो है, पहले का जो मगध शहर है वो अभी का बिहार, बिहार का जो अभी बिहार जिसको हम कहते हैं वो पहले मगध कहा जाता था। गंगा किनारे स्थित है ना, ठीक है ना। इसके बाद हम एक कॉमन सी चीज़ और थी कि अगर जो मैंने आपको बताया है कि यमुना, चंबल, ये सभी नदियाँ गंगा में आके मिलती है ना। अब गंगा में भी एक नदी आके मिलती है, वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आगे अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल की साइड से निकलती है। मैंने फिक्स नहीं पता, मैं स्पॉट नहीं आपको फिक्स बता, पर अरुणाचल प्रदेश की उधर से निकलती है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो गंगा की हमने सहायक नदियाँ बताई आपको 2-3, तो वो भी ब्रह्मपुत्र से आकर मिल रही है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि हाँ मगध, तो मगध बिहार को, अभी जो बिहार है वो मगध की कहते थे, रिवर किनारे स्थित है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि माइग्रेशन रीजन्स जो है, पहले के लोग जो इधर से उधर माइग्रेट करते थे उसके रीज़न कुछ होंगे, प्रमुख रीज़न। आप इसके बाद जो है रिवर्स वगैरह की बात में आपको बताने वाले हैं कि लोग इधर से उधर जाते ही होते हैं ना। तो जाने के पीछे कारण, कुछ प्रमुख कारण थे, तो मैं ये हटा देता हूँ। पहले तो माइग्रेशन रीजन, माइग्रेशन रीजन के अंदर प्रमुख कारण आपके हो सकते हैं, पहला व्यापार करना, बिजनेस, बहुत अच्छा आंसर आपको, बिजनेस के लिए जा सकते हैं। और सोचिए, अभी के लोग बाहर क्यों जाते हैं, अभी के लोग बाहर इसलिए जा रहे हैं व्यापार करने, एक तो है ना। दूसरा, यार रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते तो दूसरी जगह रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज का भी एक सही लॉजिक है ना। और क्या सोच सकते हैं हम जी। अब बहुत मेजर चीज़ सुनिएगा, क्या करते थे, जैसे कि हमारा भारत है, भारत को लड़ाई होगी पाकिस्तान से, तो क्या करेगा वो, पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा, तो क्या कर रहा है वो भी माइग्रेट तो फिर पीपल। तो युद्ध एक अलग रीज़न और है, युद्ध भी, मतलब युद्ध है ना, लड़ाई के लिए भी लोग जाते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि धार्मिक गुरुजन से होते हैं, धार्मिक, वो धार्मिक है ना, धार्मिक लोग
धार्मिक लोग जाते थे इधर उधर ज्ञान देने के लिए, जैसे बौद्ध। ठीक है, और कुछ फिलोसोफर्स भी अपनी बातें इधर उधर रखने जाते थे, तो वो धार्मिक के रूप में हम ले लेते हैं ना। ठीक है ना, तो ये कुछ मेजर रीजन है कि लोग इधर से उधर जाना आना क्यों करते थे। ठीक है, और एक और मेजर रीजन आप इसमें ला सकते हैं कि एनवायरनमेंट, प्रकृति क्या है, प्रकृति से प्राकृतिक आपदा के मतलब है। प्रकृति आपदाएं जो आ जाती हैं, आपदाएं है ना, उन आपदाओं को के लिए क्या मतलब, आपदाओं के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ना। आपदाओं के कारण है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम और कुछ ले सकते हैं? नहीं, हमारे को मेरे को ये रीज़न मेन दिखता है, और मेन रीज़न यही है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें एडवांटेज और होते थे इस चीज़ के। तो जैसे कि क्या होता है, एडवांटेज क्या कर सकते हैं कि अगर एक जना जैसे ए है, वो बी प्लेस पे गया, एक आदमी है, एक आदमी है, वो बी प्लेस पे गया पहले जगह से, यहाँ पहले से 2-3 आदमी, 2 और 3 नंबर लोग रहते थे, तो इधर क्या करा, इसने कल्चर एक्सचेंज करा, कल्चर एक्सचेंज हुआ उसका, कल्चर एक्सचेंज हो गया। और इसने कुछ कलाएं जिसको यहाँ पर आती, जैसे किसको पत्थरों से औजार बनाना आते थे ना, स्टोन को यूज़ करते थे, उसने ये यहाँ पर स्टोन की यूज़ लोगों को सिखा दिया, 2 और 3 को, है ना। और जैसे कि इसको कुछ खाना बनाने का, कुछ खाना बनाने के तरीके बता देते, उसने कुकिंग का भी इसने बताया इन लोगों को। तो इस तरह से हम कैसे ट्रेडिशंस को एक दूसरे एक्सचेंज होता था। और बाकी कुछ नहीं, म्यूज़िक फॉर्मेशन वगैरह की आप नई चीज़ बच्चे सीख सकते थे। तो इससे अंदर ज़्यादा मज़ेदार कुछ चीज़ नहीं जो कि काम आप आग से क्या। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं इंडिया का नाम कैसे पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो इंडिया जो है, इंडिया, मेरे हाथ से थोड़ा क्या, हाथ मेरा टेढ़ा चल रहा है आजकल। मेरा देश का नाम अच्छे से लिखना चाहिए, मुझे खुशी है, मेरा देश इंडिया। तो इंडिया को पहले इंडिया का जो नाम है वो इंडस शब्द, इंडस से पड़ा, जिसको संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, जिसको संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, सिंधु, है ना। इंडस से पड़ा इसका नाम, इंडिया का नाम इंडस से पड़ा, जो संस्कृत में, ये संस्कृत लैंग्वेज में सिंधु कहा जाता है। तो ईरानी और यूनानी, ईरानी और यूनानी ये आपके पढ़ने वाले हैं। ईरान कहाँ है, आपके क्वेश्चन में देखा है कि ईरान ढूंढिएगा, तो आप ईरान ढूंढिएगा, ईरान, ठीक है ना, ईरान ढूंढिएगा, उसमें ईरान और यूनानी को ढूंढना है आपको, है ना, यूनानिया। तो इन्होंने क्या करा कि जो ईस्ट साइड था, मतलब पूर्व जो था ना सिंधु का, उसे इन्होंने हिंदूज कहा गया, हिंदूज, क्या कहा, हिंदूज, हिंदूज, है ना, हिंदूज कहा। तभी यहाँ के लोगों को हम ज़्यादा हिंदू कहते हैं ना, हिंदुस्तान। तो मेजरली रीज़न यही था कि यहाँ पर जो 2500 साल पहले आए थे, उन्होंने इसको हिंदूज कहा, ठीक है ना। 2500 वर्ष पहले आए थे ये लोग, 2500 ईयर्स अगो। तो इसमें मेन चीज़ आपको याद रखनी कि इंडिया का नाम इंडस से पढ़ा, और इंडस को संस्कृत में कहते हैं सिंधु, और सिंधु के पूर्वी साइड को हम सारे हिंदूज कहा जाने लगा, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि जो अतीत है, हमारे अतीत है, ये बुक जो है, ये एक कह सकते हैं आप कि ये एक केवल सिंगल एक इंसान के अतीत के बारे में नहीं बता रही, बहुत बड़े लोगों के बारे में बता रही है। इस बुक का नाम जो है, इसका समझाया गया है हमारा अतीत। हमारा अतीत बहुवचन जो है अतीत के लिए काम में लिया गया है, क्योंकि फार्मर्स का अपना अपना पास्ट होता है, जो पहले के लोग के फार्मर्स उनका अपना पास्ट होता होगा, और जो रूलर्स उनका अपना पास्ट होता है, और जो ट्रेडिशन जो सबके अलग होते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे हम पांडुलिपि और अभिलेख का, है ना। तो पांडुलिपि जो होती है वो हाथ से लिखी जाती है। केवल 2 मिनट ऑनलाइन की वीडियो होने वाली, क्योंकि हम 20 से 22 मिनट में सारा चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो जो पांडुलिपि की होती है, पांडुलिपि, उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है ना। राइटिंग मेरी थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है आजकल। तो पांडुलिपि जो होती है, पांडुलिपि जो है ये हाथ से लिखी जाती हैं। हाथ से लिखने के साथ में ये इनके पाइनस ट्री जो होते हैं, ताड़ का, ताड़ है ना, ताड़ के पेड़ के पत्ते, ताड़ के पेड़ के पत्ते,
इनको काम में लिया जाता है। और छालों पर, पेड़ों की छालों पर भी लिखा जाता है ना, छालों पर, है ना। तो इन तीन मेजरली इन तीन पे ही वाइट करती है पांडुलिपि। और पांडुलिपि की कमियाँ ये है कि इंसेक्ट के थ्रू जीव कीड़े वगैरह होते हैं, इनको ख़राब कर देते हैं, ये डैमेज, और ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाती है ना, क्योंकि डिकम्पोज हो जाती है रही थी, डैमेज हो जाती है ना, ऑटोमेटिक डैमेज हो जाती है। तो ये इसकी कमियां हैं कुछ पांडुलिपि की। तो इसके अंदर पुस्तक में आप देखेंगे कि इसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, ये आपके टेम्पल से पाई जा सकती है, मंदिरों में, मंदिरों में पाई जा सकती है। और मंदिरों के साथ में ये आपके किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेम्पल से तो आपको मिल जाएगी, टेम्पल से आपको मिल जाएगी। और ये किस टाइम पोइट्री के फॉर्म में हो सकती है, स्टोरीज के फॉर्म में हो सकती है। अब लोग इस पर क्या करते हैं, लिखते क्या होंगे, लिखते ही होंगे जैसे रूलर्स हैं, रूलर्स अपने बारे में लिखेंगे कि हमने ये विजय करा, हमने जीता। तो ज़्यादातर कॉमन चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस किताब में कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो राजा होते थे उनका ज़्यादा आपको पांडुलिपि उनके बारे में ज़्यादा जानने को मिल सकता है, लेकिन किसानों के बारे में नहीं, क्योंकि छोटे बाग इतने ज़्यादा कुछ काम नहीं, मतलब इतने ज़्यादा उनके कुछ प्रभावशाली काम नहीं होते थे कि उनको लगता हो कि मुझे लिखना। जैसे हम कॉमन इंसान हैं, हमको लगता है कि हमने कुछ बड़ा काम नहीं करा है तो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन राजा महाराजा अपना आधिपत्य दिखाने के लिए इसलिए लिखवा देते हैं, ठीक है ना। तो पांडुलिपि के अलावा आपकी एक और चीज़ है अभिलेख। अभिलेख जो है, अभिलेख जो है वो आपका सिंपली इसका और पांडुलिपि के डिफरेंस जो है आपको पता होगा, तो बहुत अच्छा है। अभिलेख और लोगों को, कुछ लोगों को अभिलेख और पांडुलिपि में अंतर नहीं पता होता। तो जो अभिलेख होता है, अभिलेख जो होते हैं, है ना, ये क्या होता है, हाथ से तो लिखे जाते हैं पर ये कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। और कठोर सतहों पर लिखेंगे तो आसानी से ये डैमेज नहीं होते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, अपने शासक जो होते हैं ना, अपने बारे में विजयी चीज़ों को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभिलेख में लोगों का ज़्यादातर यही होता है। तो अब सिंपल से एक क्वेश्चन आता है लास्ट में, आप कुछ एक्सरसाइज चेक करेंगे तो चेक करने के बाद आपको पता चलेगा अतीत को कैसे जान सकते हैं। तो अतीत को कैसे जान सकते हैं, हम अतीत को जान सकते हैं हम पांडुलिपि के थ्रू। पांडुलिपि के साथ में आप अभिलेख देख सकते हो, आप अभिलेख के साथ में आपको पुराने ज़माने की हड्डियाँ मिल रही हैं, तो उससे आप पहचान सकते हैं अतीत को। तो ये पूरा चैप्टर आपको, अगर आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ नहीं तो आप बैठ कर ईयरफोन लगाइए, मेरी वीडियो को सुनिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। जय हिंद जय भारत। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा समझाया होगा आपको, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी अच्छा आपको बताता रहूँ। जय हिंद जय भारत।